नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम ब्रेकिंग बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस वक्त की एक बड़ी खबर जिसकी हम सबसे पहले बात करते हैं इस बुलेटिन में, हरियाणा से बड़ी खबर यह है कि हरियाणा 3 नवंबर को कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। हरियाणा कैबिनेट की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हरियाणा से बड़ी खबर यह है कि 3 नवंबर को हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। हरियाणा सचिवालय में सुबह 11 बजे बैठक होगी और ये नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा गया है कि हरियाणा सचिवालय में बैठक होगी और तारीख भी इसमें आप देख सकते हैं, तारीख भी बताई गई है। 3 नवंबर को हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। अब इस मीटिंग में देखने वाली बात है किन विषयों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर चर्चा होती है। 1 नवंबर से बहुत कुछ नया आपको दिखाई देगा हरियाणा में। दरअसल 1 नवंबर का दिन खास भी है, हरियाणा दिवस, और ऐसे में हरियाणा के लिहाज से लाडो लक्ष्मी योजना उसकी शुरुआत, इसके साथ ही और भी योजनाएं हैं जिसकी सौगात आने वाले वक्त में नायब सैनी सरकार दे सकती है। इसलिए इस मंत्रिमंडल की बैठक से, इस कैबिनेट की बैठक से भी बहुत आशाएं हैं कि कोई बड़े फैसले हरियाणा कैबिनेट जरूर लेगी। इसलिए इस बैठक पर हमारी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन आज ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि 3 नवंबर को ये बैठक होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ब्रेकिंग बुलेटिन की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़ी उड़ान भरी है। पहली बार आप देखिए, राफेल में राष्ट्रपति की उड़ान थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी। फाइटर जेट राफेल में राष्ट्रपति की उड़ान थी। राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर सबसे पहले दिया गया था। राष्ट्रपति ने वायुसेना स्टेशन का दौरा भी किया, आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। एयर चीफ मार्शल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत भी किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरते हुए नजर आए। ये फाइटर जो प्लेन है ये बहुत बेहतरीन है और ऐसे में खुद फाइटर प्लेन का सूट पहनकर राफेल में राष्ट्रपति बैठी हैं और उन्होंने जाते हुए हाथ भी हिलाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस बेहतरीन दृश्य की। राफेल की अभिवादन उन्होंने किया। सुरक्षा के लिहाज से एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई थी। राष्ट्रपति आज सुबह 9:15 बजे के करीब स्पेशल विमान से अंबाला पहुंची थी। यहां एयरफोर्स स्टेशन पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत भी किया और साथ ही एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। तस्वीरें 2 आपके सामने, इसके साथ जानकारी आप लेते रहिएगा। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं विस्तार से। इसके बाद राष्ट्रपति ने जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण भी किया। तस्वीरों में ये भी आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर देखिए और परेड का निरीक्षण किया, ये भी पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। जवानों से मुलाकात कर एयरफोर्स स्टेशन की अलग अलग यूनिट्स का भी निरीक्षण किया। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की परमिशन तक नहीं थी, केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही एयरफोर्स स्टेशन में एंट्री दी गई थी। और ये काफ़ी बेहतरीन आज की तस्वीर हरियाणा से सामने आई, अंबाला से सामने आई, जो कि आपके सामने है। दोनों तस्वीरों में आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आ रही हैं, जिन्होंने आज राफेल में उड़ान भरी है। अब बिहार के सियासी रण की आइए बात कर लेते हैं। आप ये जानना चाहते होंगे कि बिहार में चल क्या रहा है, क्योंकि हरियाणा से बिहार चुनाव का कनेक्शन जुड़ गया है। वो कैसे, मैं 2-3 एग्जांपल बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार काफ़ी तेज गति से बीजेपी आगे बढ़ा रही है और जो दिग्गज है वो इस चुनावी मैदान में प्रचार की कमान को अपनी हाथों में लिए हुए हैं। सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसी फहरिस्त में आते हैं, जो दिग्गज हैं बीजेपी के, जिनको आता है रणनीति बनाना, जिनको अनुभव है संगठन को आगे बढ़ाना और जिनको अनुभव है किसी भी हारी हुई बाजी को भी जीत में तब्दील करना। और जब आप खुद सत्ता में होते हैं, दोबारा आते हैं और दोबारा आने के सपने देखते हैं, तो उनको साकार करने का अनुभव इस चेहरे के पास है जो आपके सामने है, अमित शाह, राजनाथ सिंह। अमित शाह की आज जनसभाएं, पहली जनसभा हायाघाट में, दूसरी जनसभा और तीसरी छपरा में। जनसभाएं जो है इससे सीधे लोगों तक संदेश पहुंचाने का प्रयास होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। मैथिली ठाकुर के समर्थन में भी चुनाव प्रचार होगा। आप जानते हैं मैथिली ठाकुर काफी चर्चा में रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह की पहली रैली
अलीनगर में होगी, समस्तीपुर जिले के रोसड़ा क्षेत्र में जनसभा का कार्यक्रम और बेगूसराय जिले के भगवानपुर में भी जनसभा का कार्यक्रम है। तो इन कार्यक्रमों के जरिए ये दोनों दिग्गज ये बताएंगे कि बीजेपी की दिलचस्पी इस चुनाव में किस तरीके से है, क्यों वो ये चुनाव जीतना चाहते हैं, क्या विजन है एनडीए का, इनकी जुबानी सुनने को मिलेगा। राजनाथ सिंह तो बोल भी रहे हैं। बिहार दौरे पर राहुल गांधी भी हैं और विपक्ष की बात कर ले, महागठबंधन बनाया गया और इस महागठबंधन को जिताने के लिए राहुल गांधी का जिम्मा सबसे बड़ा है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री काफी ज्यादा दिलचस्प है। तेजस्वी यादव संघ पहली सभा करने जा रहे हैं। एक मंच और दो महागठबंधन के बड़े चेहरे, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में रैलियां हैं। महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं होंगी और सीधे टक्कर किसे दी जाएगी। जैसे कि दो चेहरे आपने देखे, एक चेहरा राजनाथ सिंह, दूसरा गृह मंत्री अमित शाह, और इधर महागठबंधन में एक चेहरा राहुल गांधी, दूसरा तेजस्वी यादव। अब ये जो बिहार का रण है और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। और बिहार में नायाब रणनीति हरियाणा से भी बनाई जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज गति से आगे बढ़ चुका है, ये तो आपने खुद भी देख लिया है। लेकिन बिहार दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री क्यों हैं, ये भी जान लीजिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी दरअसल बिहार में जाकर बिहार और हरियाणा के बीच जो एक जुड़ाव है उससे दिखाना चाहते हैं, उस जुड़ाव को भावनात्मक बनाना चाहते हैं और उस जुड़ाव के जरिए ही वोटों का जोड़ तोड़ भी करना चाहते हैं। यानी कि वोटों को तुड़वाना है, पक्षी जो उनके सामने हैं उनके वोट को तुड़वाना है और एनडीए के वोट से जोड़ना है वोटर्स को। इसलिए हरियाणा में चाहे 2-3 लाख प्रवासियों की बात करें जो बिहार से संबंध रखते हैं, उनका ख्याल रखने की बात हो, उनको आगे बढ़ाने की बात हो, छठ पूजा का त्यौहार मनाने की बात हो, इनका जिक्र किया जाएगा। बिहार में दूसरा चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री नायब सैनी का है। तरारी और आरा में मुख्यमंत्री नायब सैनी की इस समय जनसभाएं चल रही हैं। बिहार के डेहरी में विशाल जनसभा प्रस्तावित है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। दरअसल बिहार में जब पहुंचे उससे पहले बयान था और किस तरीके से अपनी अंदाज में उन्होंने विरोधियों को आड़े हाथों लिया, आइए उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। देखिए, क्योंकि चाहे राहुल गांधी है, चाहे जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के नेता तो राहुल गांधी आगे बैठा रखा, ये तो ताड़ियां मार रहे हैं। और इनका घोषणा पत्र भी है, जो घोषणा पत्र में भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग एक विशेष वर्ग, एक विशेष समाज के लिए ही बात करते हैं। ये बिहार के हर आवाम के लिए बात नहीं करते। ये अगर वोट भी मांग रहे हैं उसमें भी एक विशेष वर्ग और समाज के लिए इनकी बातें झलकती नहीं, वो इनके घोषणा पत्र के अंदर हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश ने नकारा है। बिहार की जनता भी इनकी बातों में आने वाली नहीं है। ये आते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। आदरणीय मोदी जी बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए निरंतर पिछले 11 वर्षों से काम कर रहे हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार को एक मजबूत बिहार बनाया है, सुरक्षित बिहार बनाया है। जेडीयू के और कांग्रेस के शासन में तो जंगल राज था, कोई आदमी दिन में भी बाहर नहीं निकल सकता था। ऐसी स्थिति इनके समय में थी। लोग वो दौर वापस नहीं लाना चाहते। बिहार के लोग भी विकास चाहते हैं। आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का। बिहार के लोग उस विकसित राष्ट्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो देंगे। वो जंगल राज के साथ नहीं जाएंगे। वो कांग्रेस जो एक विशेष वर्ग, एक विशेष समाज के लिए बात करती है, और उसमें ये जेडीयू के नेता, आरजेडी के नेता जो उनके साथ मिलकर के, आरजेडी के जो नेता हैं जो उनके साथ मिलकर के उसमें हामी भरते हैं और उनके घोषणा पत्र को अपने घोषणा पत्र में शामिल करके
उसको लागू करने की बात करते हैं। ब्रेकिंग बुलेटिन में इसके बाद बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों को सौगात दिया। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला जान लीजिए। हरियाणा के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। चीनी उद्योग मंत्री ने जानकारी ये दी है कि अगेती गन्ना फसल 400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। सामान्य गन्ना 390 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़ा कदम है। प्रदेश के लाखों गन्ना उत्पादक किसानों को आर्थिक मजबूती से मिल पाएगी। किसानों की आय दोगुनी करने का एक बड़ा लक्ष्य सरकार का और इस दिशा में इसे बड़ा कदम बताया गया है। सुनवाते हैं क्या कहा गया इस फैसले को लेकर। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय किया है, उनके नेतृत्व में ये निर्णय लिया गया है कि अब के जो गन्ने का मूल्य है, जो 370 रुपये था उसे 400 रुपये कुंटल कर, जो 370 था वो 400 किया गया है और जो 360 था वो 390 किया गया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से लेके आज तक जो वृद्धि हुई है मूल्य की, वो 85 रुपये कुंटल की वृद्धि की है हमने। 85 2017 से अब तक 85 रुपये कुंटल की वृद्धि हमने की है, जिसमें 10 रुपये प्रति कुंटल हमने 2018 में बढ़ाया, 17 में 21-22 में 25 रुपये कुंटल बढ़ाया, 2023-24 में 20 रुपये कुंटल बढ़ाया और 30 रुपये ये, इसलिए कुल मिला के 85 रुपये कुंटल की वृद्धि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गन्ने के मूल्य में हुई है। ये एक ऐतिहासिक वृद्धि है। आज कर्नाटक में गन्ने का कंपटीशन हमेशा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का रहा करता है। महाराष्ट्र में भी आज 355 रुपये कुंटल गन्ने का भाव है और कर्नाटक में भी आज 355 रुपये कुंटल का भाव है, जो तीसरे नंबर का प्रोडक्शन करने वाला है। ये सबसे ज़्यादा मूल्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों को दिया जा रहा है। जांच ने रफ्तार पकड़ ली है। आईपीएस वाई पूरन कुमार केस और एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस की हम बात कर रहे हैं। सबके मन में सवाल यही है कि अब इस मामले में अपडेट क्या है। इन दोनों आत्महत्या के मामलों को लेकर जांच चल रही है। 2 एसआईटी जांच कर रही है। चंडीगढ़ एसआईटी और रोहतक पुलिस की एसआईटी भी काम कर रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन बातों के जवाब चाहती है, उन सवालों के जवाब चाहती है कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और आत्महत्या करने की नौबत कहाँ तक और क्यों आ पहुंची। एसआईटी पर दबाव है आईपीएस वाई पूरन कुमार केस को सुलझाने का भी। इसके अलावा एसआईटी हरियाणा पुलिस पर भी प्रेशर है कि वो एएसआई संदीप लाठर सुसाइड केस की भी जांच का नतीजा जल्द बताए। लेकिन दोनों ही मामलों में परिवार क्या डिमांड अब कर रहा है। इन दोनों ही मामलों में जो सुसाइड नोट है, फाइनल नोट है, उसकी जांच के बाद क्या एसआईटी को ज़्यादा मदद मिल रही है या फिर ज़्यादा उलझ रही है। एसआईटी और एसपी रोहतक से परिवार मिल सकता है। दोनों अधिकारियों की 13वीं और शोक सभाएं संपन्न हो चुकी हैं। एएसआई संदीप लाठर के परिजन एसआईटी जांच से असंतुष्ट बताए गए हैं, लेकिन अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली थी। 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप लाठर, जिनका सुसाइड नोट आप देख रहे हैं, उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट के आधार पर चंडीगढ़ में केस दर्ज हुआ था। संदीप लाठर की पत्नी की शिकायत पर भी कार्रवाई हुई। आईपीएस मामले में, आईपीएस सुसाइड केस में अभी तक जांच चल रही है। उस पर हम ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, क्योंकि आईएएस अमनीत पी कुमार और उनके भाई पर भी एएसआई के सुसाइड केस मामले में एफआईआर है। अब सोचिए दोनों कैसे इंटरकनेक्टेड है मामले। दोनों मामलों की जांच एसआईटी कर रही है और एसआईटी बताएगी कि आखिरकार इस मामले में क्या निकलेगा। और गैंग रेप का सनसनीखेज एक मामला सामने आई। ये खबर बिल्कुल ऐसी है जैसे हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। फरीदाबाद से नाबालिग से गैंगरेप के मामले की खबर ने सबको सन्न कर दिया। 8वीं कक्षा की एक छात्रा जिससे गैंगरेप हुआ है, यह खबर जब सामने आई तो सभी हैरान थे। 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप है।
कहा गया कि पहले अगवा किया गया और फिर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। 26 अक्टूबर का ये पूरा मामला बताया गया है। हालांकि जो पीड़िता है उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वो बयान दे, इसलिए पुलिस ने पीड़िता की बहन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में हम इंसाफ दिलवाएंगे। ऐसे में क्या जानकारी दी गई, क्या था पूरा मामला, पुलिस ने क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारे पास एक शिकायत आई है 27 तारीख को। हमने उस पर सेक्शन 123, 351, 396 BNS और 6 सेक्शन का /17 पॉक्सो एक्ट, इसमें मामला दर्ज किया है और इस पर इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं। जो पीड़िता है वो 15 साल की बालिका है, स्कूल में पढ़ने वाली है और उसकी किसी लड़के से दोस्ती थी। वो मोमोज खाने के लिए छठ पूजा वाले दिन गई हुई थी। वहां पर उसने फोन करके बुलाया तो एक लड़के की बजाय 3-4 लड़के गाड़ी में आ गए और बाद का जो इंसिडेंट है कि एक बच्चे ने करा है या 2-3 लड़कों ने करा है उसके साथ जो रेप है, अभी वो बताने की हालत में नहीं है। लेकिन हमने 3-4 लड़कों के खिलाफ, अज्ञात लड़कों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और इसमें हमने आरोपी को, उसकी गाड़ी को भी आइडेंटिफाई किया है और जल्दी ही हम इसमें अरेस्ट कर लेंगे। क्राइम टीम और हमारी थाने की टीम, 2 अलग अलग टीमें लगी हुई हैं और SIT बना दी गई। घर वालों को कैसे पता लगा इस पूरे वाकया का और पुलिस को कैसे पता लगा? इसमें घर वालों को, क्योंकि वो जब घर पहुंची नहीं है लड़की, तो उसकी बहन ने देखा कि लड़की घर नहीं आई। पुलिस को बताया है। पुलिस का जो हमारा इंसाइट था उसने जो कॉल डिटेल लेके उस पर काम किया है। जिस पे लड़के ने लास्ट कॉल की थी उस नंबर से टाई अप भी करा है, लेकिन जो मेन आरोपी है वो पुलिस का फोन जाने के बाद छोड़ गया, लेकिन उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया। उस पर हम लगे हुए हैं और जल्दी इसको काबू कर लिया जाएगा। कौन क्लास की छात्रा है, क्या आरोपी भी छात्र? केस के बारे में अभी हम पीड़िता की पहचान को डिस्क्लोज नहीं करेंगे और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपको जितने आरोपी हैं, जो आरोपी हैं उसके बारे में डिस्क्लोज करेंगे। आरोपी की उम्र क्या है? लड़की का दोस्त बताया जा रहा है, वो भी नाबालिग है क्या? और जो लड़के जिनके नाम लिखे गए वो क्या? देखिए अभी नहीं, औरों के अभी नाम हमारे सामने आए नहीं है और जो लेके भी गया है, मेन जो आरोपी है उसको दोस्त ना कह के, मेन जो आरोपी है उसका नाम हमने कॉल डिटेल वगैरह से, जो साइबर एंगल है उससे निकाला है और व्हीकल्स की डिटेल निकाली है। इसको जैसे ही काबू करेंगे सभी का, हम अभी साइबर एंगल से अदर कॉल डिटेल्स पे काम कर रहे हैं, जल्दी सभी को अरेस्ट करेंगे। और कैसे हरियाणा में बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है, यह खबर करनाल से सामने आई है। एक म्यूजिक कंपनी के IT ऑफिस में फायरिंग का मामला सामने आया। अल्फा सिटी में कई राउंड फायर किए गए और दीवारों पर गोलियों के निशान तक मिले, जो बताते हैं कि कैसे हौसले बुलंदियों पर अभी भी इन बदमाशों के हैं। मामले की जांच में पुलिस जुटी है कि आखिरकार कौन वो बदमाश थे जो बाइक पर सवार होकर आए और 3 से 4 बदमाशों ने इस तरह से फायरिंग की। घटना से इलाके में हड़कंप का माहौल है। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस तभी बता पाएगी कुछ जब ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे और पुलिस ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताएंगे। करनाल में अल्फा सिटी के अंदर एक म्यूजिक कंपनी के IT दफ्तर में तड़के सुबह गोलियां चल जाती हैं। इस वक्त हम अल्फा सिटी में मौजूद हैं। ये आप वो ऑफिस देख पा रहे हैं जहां पर आपको ये पर्दा नजर आ रहा है। यहाँ पर ग्लास था और गोलियों की वजह से वो ग्लास टूट चुका है। इसके अलावा आप ग्राउंड फ्लोर पर भी देख पा रहे हैं, वहां पर ग्लास था, वो ग्लास टूट चुका है और वहां पर पर्दा लगा दिया गया है। इसके अलावा आपको ग्राउंड फ्लोर पर उस दीवारों पर गोलियों के निशान नजर आ रहे होंगे। कई राउंड फायर हुए हैं और मौके पर FSL की टीमें पहुंची थी, साक्ष्य जुटाए गए हैं। कई DSP भी मौके पर पहुंचे थे, थाने के SHO पहुंचे थे, खुद SP मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि मामला बड़ा है और चारों तरफ आपको इस बिल्डिंग के गोलियों के निशान नजर आ रहे होंगे। तड़के सुबह की ये वारदात है। बताया गया है कि बाइक पर सवार होकर बदमाश आते हैं, एक के बाद एक कई राउंड फायर करते हैं और उसके बाद मौके से फरार हो जाते हैं। ये जो ऑफिस बताया जा रहा है एक म्यूजिक कंपनी का IT ऑफिस बताया जा रहा है और जाहिर सी बात है ऑफिशियल वर्क यहाँ पर होता है तो CCTV कैमरा यहाँ लगा हुआ होगा और उससे फुटेज निकालने में पुलिस को काफ़ी आसानी होगी। ये जो इलाका पड़ता है ये ऑफिशियल इलाका भी है और रेजिडेंशियल भी इलाका है, क्योंकि ये एक प्रकार की सोसाइटी
ही है और दोनों गेट पर गार्ड्स मौजूद रहते हैं। इसके 2 गेट बताए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वो बदमाश आए तो वो गार्ड्स कहां पर थे। और लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें फिरौती, धमकी और रंगदारी की डिमांड की जा रही है बदमाशों की तरफ से, लेकिन हरियाणा पुलिस भी तत्पर तैनात रहती है। कई एनकाउंटर्स भी कर चुकी है, कई बदमाशों को भी पकड़ चुकी है। देखना यह होगा कि इस मामले में पुलिस कब तक कार्रवाई करती है, कब तक बदमाशों को पकड़ती है और उसी के बाद पता चल पाएगा कि आखिर ये बदमाश कौन थे और किस उद्देश्य, किस मकसद के साथ वो यहां पर आकर कई राउंड फायर करके गए हैं। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। से फायरिंग अभी जांच का विषय है, उस पर एक पहलू हम गहनता से जांच कर रहे हैं। हमारी कई टीमें इसमें लगी हुई है। आसपास के जितने सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी रिकॉर्डिंग को चेक कर रहे हैं। अब जल्दी से मामले का खुलासा किया जाएगा कि मैटर क्या है। कितने राउंड फायरिंग हुई है सर? अभी जो प्रारंभिक सूचना के मुताबिक 30 से 40 राउंड फायर हुए। कौन सा एरिया है सर? क्या ये अल्फा सिटी करनाल का। और म्यूजिक कंपनी है सर ये? जी, म्यूजिक कंपनी का दफ्तर है ये। कारण वगैरह कुछ सामने आया? अभी कोई कारण सामने नहीं आया है। एक पोस्ट वायरल हो रही है सर, आपकी नॉलेज में आई है? अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। टीमें गठित कर दी गई? हाँ, टीमें गठित कर दी है और जल्दी से SI मनोज। कौन कौन सी टीमें यहाँ पर पहुंची है इन्वेस्टिगेशन? अभी जितनी करनाल की क्राइम की टीमें हैं, पुलिस स्टेशन की टीमें हैं, सभी अपने अपने काम में लगी हुई। तो सीसीटीवी मिला है सर? अभी जांच कर रहे हैं, हर एक टीम अपने काम पे लगी हुई है। ब्रेकिंग बुलेटिन में बात करते हैं अब पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ की। कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। कुख्यात अपराधी सुखविंदर सिंह और सुखी गिरफ्तार हुआ है। दोनों ओर से 5 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है। आरोपी पर हत्या के प्रयास, फिरौती, एक्सटॉर्शन जैसे कई मामले दर्ज हैं। सुखी को LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। CIA टीम ने पिस्टल और कारतूस तक बरामद किए। पुलिस इस बदमाश से पूछताछ करेगी और ये जानने का प्रयास करेगी कि आखिरकार इसने हाल ही में किन किन वारदातों को अंजाम दिया और ये अब क्या करने की फिराक में था। पुलिस ने क्या कहा, जानकारी क्या मिली, इस एनकाउंटर को लेकर जानते हैं। कुरुक्षेत्र का अपराधी है सुखविंदर उर्फ सुखी, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता है। ये हमारे 3 मुकदमों में वांटेड था। एक हत्या के प्रयास का मामला था, उसमें करीब 1 साल से ये फरार था, और एक एक्सटॉर्शन का मामला था, और एक 42 प्रिजन एक्ट का मुकदमा था, उसमें भी वांटेड था। उसी कंसर्न में इसके ऊपर पहले भी 14-15 के करीब मुकदमे दर्ज है। उसी कंसर्न में आज इन्फॉर्मेशन मिली कि अवैध हथियार के साथ ये कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में। तो उसी कंसर्न में SI संदीप, ASI प्रवेश, ASI कुलदीप, ASI करदीप, उनकी टीम के द्वारा जैसी इन्फॉर्मेशन मिली इसको पकड़ने के लिए एक सर्च अभियान चलाया गया। और प्रतापगढ़ के पास जैसे ही इसको देखा गया और इसका पीछा किया पुलिस ने, तो इसने पुलिस के ऊपर 2 राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी 3 राउंड के करीब फायर किए गए, जो एक गोली इसके पैर में लगी है। इसको अभी फिर हॉस्पिटलाइज करवाया गया, LNJP में इसको भेजा। और ठीक इसी तरह का मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सामने आया। बाराबंकी और बुलंदशहर में एनकाउंटर हुआ है। बुलंदशहर में बाइक लूट का वांटेड मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ। आरोपी 4 महीने पहले बाइक लूट को अंजाम दे चुका है। बदमाश के पास से बाइक, हथियार समेत बहुत कुछ बरामद हुआ है। बाराबंकी के सफदरजंग में बदमाश गिरफ्तार हुआ। 25,000 रुपए का इनामी बदमाश एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार हुआ है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, पहली बाराबंकी, दूसरी बुलंदशहर की। यूपी में बदमाशों का जो आतंक है वो समाप्त होने की कगार पर है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये यूपी पुलिस का दावा है। उनका कहना है कि अब कोई भी बदमाश बेखौफ होकर नहीं घूम पाएगा, उसका इसी तरह से एनकाउंटर किया जाएगा। धर्मांतरण और यौन शोषण, बागपत से खबर है। धर्मांतरण और शोषण का यह सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक गिरोह पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगा है। 12 लोगों पर होटल में बंधक बनाकर रखा गया यह आरोप है और वीडियो बनाने और गैंगरेप का आरोप भी लगा है। बयान बदलवाने के लिए भी जान से मारने की धमकी तक दी गई है और पीड़िता ने अब न्याय की गुहार लगाई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि ये सब कुछ हुआ तो पुलिस इस मामले में आगे क्या करेगी। यूपी के बागपत में धर्मांतरण और यौन शोषण का ये सनसनीखेज जो मामला सामने आया, इसके बाद काफी ज्यादा सुर्खियां इस मामले ने बटोरी। पीड़िता ने सीधा आरोप लगाया कि बागपत में एक गिरोह से जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहा था। पीड़िता का यह भी कहना है कि आरोपी का नाम अल्ताफ मलिक है
उसके समेत 12 लोगों ने उसे होटल में बंधक बनाया, वीडियो बनाई, सामूहिक दुष्कर्म किया और बयान बदलवाने के लिए धमकियां दी। न्याय न मिलने से पीड़िता ने अब बीजेपी जिला अध्यक्ष वेदपाल उपाध्याय से मुलाकात की, इंसाफ की गुहार लगाई। जिलाध्यक्ष ने पीड़िता को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। यहाँ बागपत में ऐसा खेलिए, खेल दें। रहे जो ये इक्का दुक्का जो पार्टी के जो लोग थे, जिन लोगों ने मिलकर ये जो हरकत करी, कोई वो समाज सेवी बन रहा, कोई कुछ बन रहा, इनकी सब का भी चिट्ठा मैं खोल लूंगा। इस बैंड के साथ जो इन्होंने जुल्म किया और जो करवाए, बख्शे बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं अपनी से बैंड को आश्वस्त करता हूं कि कोई ताकत नहीं, यदि इस केस को कोई दबा ले, कोई अधिकारी हो, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं, किसी कर्मचारी की हिम्मत नहीं, किसी नेता की हिम्मत नहीं। मैं बैठा हूं, सीधा यदि नहीं यहाँ काम होगा तो मैं योगी जी से मिलूंगा। एक्चुअली एक गिरोह उत्पन्न हो रहा है बागपत में, जिसमें काफी महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को उसका शिकार बनाया जा रहा है। जैसा कि डिंपल तोमर ने आवाज उठाई है कि ये लोग जिम संचालक हैं, इनकी कपड़े का शोरूम है, लड़कियों को ये ब्लैकमेल करते हैं। जहां पे लड़कियां चेंजिंग रूम में जाती हैं, कपड़े चेंज कर लेती हैं, वहां कैमरे लगाए जाते हैं, कैमरे से वीडियो शूट होती है, फिर उन लड़कियों को दबाव बनाया जाता है कि हम इसको सोशल मीडिया पर डाल देंगे या तुम्हारे घर वालों को बता देंगे। उसके चक्कर में लड़कियां इनके जाल में फंस जाती हैं।